चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। कल हमने डिस्कशन किया था गति में, मोशन में, और जो मोशन में हमारा टॉपिक डिस्कशन में आया था, कई सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। थोड़ा सा एक रूबरू करा देते हैं उसी को और उसी के आगे कैरी ऑन करेंगे। आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे। लास्ट यहाँ से पूरी थ्योरी गति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमने कल कवर की थी इस गति में। हमने सबसे पहले दूरी और विस्थापन के बारे में समझ लिया था, पूरा दूरी और विस्थापन इसके बारे में देखा था। फिर इसी के बाद हमने इसमें चाल और वेग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली थी। चाल और वेग के बारे में चर्चा हुई थी। फिर हमने त्वरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, और त्वरण के बाद हमने इसमें डिस्कस किया था न्यूटन के नियम के बारे में, और न्यूटन के तीनों नियम के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही जितने भी एग्जाम्पल छोटे मोटे बन सकते थे उन एग्जाम्पल्स के बारे में भी देखा था, एग्जाम्पल जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे। फिर हम न्यूटन के नियम के दौरान ही बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे द्वितीय नियम में, और इसके बाद संवेग जो हमारा है उस संवेग के बारे में डिस्कशन हुआ था। संवेग यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, कई बार इसका मात्रक या यूनिट पूछ ली जाती है इसकी। आशा करते हैं आई थिंक यहाँ तक चीजें हुई थी। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज का जो विषय है उस विषय में हम 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और यहाँ से हमारा जो गति है या डायनेमिक्स का पोर्शन कवर होगा। उसमें से एक हमारा होगा कार्य, कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर वो है ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, और शक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होगा, और इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर नए टॉपिक में इंटर कर चलेंगे। हमने बताया था आपको लगभग 10-15 टॉपिक ही हैं, 15-20 टॉपिक जिनको कवर करेंगे। गति थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2 टॉपिक एक दिन में हो जाएंगे, तो एवरेज हम चाहेंगे तो 20 से 25 दिन में फिजिक्स को आराम से कवर अप कर सकते हैं। चलिए अब हम इस टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले कार्य ले लेते हैं। कार्य को अगर हम डिस्कस करते हैं तो चलिए बात कर ली जाए कार्य के बारे में। देखिए, कार्य के बारे में अगर शुरुआत की जाए तो सामान्य भाषा का जो कार्य होता है जिसे कहते हैं कि काम करना, क्या वो काम करना बराबर कार्य है क्या? तो बिल्कुल नहीं। विज्ञान की भाषा में कार्य का कुछ और मतलब है। विज्ञान जो बात करता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कार्य करता है। जैसे हम कोई भी सामान उठाकर चलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में कार्य है। विज्ञान के अनुसार कार्य क्या है उसकी परिभाषा है। सबसे पहले हम कार्य की परिभाषा समझते हैं। अच्छा, इसका लिंक कैसे, जैसे हम बात करते हैं ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी कार्य तब कर पाओगे जब आपके पास ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। अक्सर आप एक बात है ना, पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है, देख लेंगे हम तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल क्षमता, क्षमता मतलब यहीं से शक्ति निकल के आता है, यानी कि तुम्हारे अंदर पावर कितनी है। तो पावर, शक्ति, ऊर्जा और कार्य तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन तीनों को कनेक्ट करके हम पढ़ते हैं एक साथ में। तो अगर हम बात करें विज्ञान की भाषा में कार्य को, तो विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब होता है सीधा सीधा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये तो इसका फॉर्मूला बना जाकर के यहां से ये कार्य कहता है। कार्य का मतलब क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापन तय किया जाता है। मैं किताबी भाषा नहीं देता हूं, बहुत सिंपल सामान्य सी भाषा में बात करता हूं, बुकिश लैंग्वेज भी लिखी जा सकती है। तय किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है कार्य। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में इसकी बात करूं, व्हाट इज वर्क व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी पर अगर बल लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, एंड बॉडी कवर सम डिस्टेंस, अगर वो दिशा, कुछ दूरी, पर्टिकुलर दिशा में कोई दूरी कवर करती है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो हम ये कहेंगे उस बॉडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये इसकी डिफिनीशन है। यानी कि कार्य का मतलब किससे है, 2 चीजों से। एक चीज यहां पर आ रही है, उस वस्तु पर लगाया गया क्या है, बल है। किसी वस्तु पर लगाया गया है क्या, बल।
अब किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जा रहा है तो बल मैटर करेगा। दूसरा क्या है, विस्थापन, यानी कि बल लगाया जाएगा। अगर हम दीवार पे बल लगाते हैं तो विस्थापन 0 है, लेकिन विस्थापन तो कुछ भी हो सकता था ना, 0 भी हो सकता था, कुछ कवर भी कर सकता, धनात्मक हो सकता था, ऋणात्मक हो सकता था, यानी कि 0 भी विस्थापन माना जाएगा। इसका मतलब कार्य किया जा रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि जब हम बल लगाते हैं विस्थापन 0 है, ऐसी स्थिति में कार्य किया गया 0 है, तो 0 कार्य है, लेकिन कार्य माना जाएगा। यानी कि कार्य का संबंध दो चीजों से है, और यहीं से कार्य का एक फॉर्मूला बन जाता है, W बराबर F इंटू S। S मतलब आपका विस्थापन है, S का विस्थापन, F बल को रिप्रेजेंट करता है और W कार्य के लिए बात करता है। अच्छा, बहुत सी छोटी चीज और यही से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे इसी में अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न ये बनता है कि कार्य क्या सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है? तो एक्चुअली में कार्य का फॉर्मूला ये नहीं है, कार्य का फॉर्मूला एक्चुअली में कुछ और भी है, जो एक एग्जैक्टली फॉर्मूला बताता है। क्या होता है, अक्सर आप जब किताबों में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है W इक्वल टू F डॉट S, ऐसे लिखा होगा, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बराबर होता है F S cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो कार्य है वो बराबर होता है बल गुणे विस्थापन गुणे एंगल दिया गया। इसके लिए हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है, और फिर हम इस कार्य के बारे में पूरी डिटेलिंग लेके चलेंगे। कार्य काफी बड़ा है, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं, उन सब चीजों को समझना है। जैसे हम बात करें कार्य के बारे में तो ये कहां से आया, मान लेते हैं कि यहां पर एक वस्तु रखी हुई है। बचपन में हम लोगों ने गाड़ियां बहुत चलाई हैं, ऐसी गाड़ी एक रस्सी बांध लेते थे इसमें, बचपना हमेशा याद रहता है, और रस्सी में पकड़ के वैसे बल लगाते थे और ऐसे फोर्स लगाते थे, गाड़ी चलती थी ऐसे। लेकिन उस समय हमारे दिमाग में ये नहीं आता था कि यार खींच ऐसे रहे, गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है, खाली गाड़ी भी ऐसे आ जानी चाहिए, लेकिन चलती ऐसे गाड़ी है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप बल यहां लगा रहे हो ऐसे, और अगर गाड़ी ऐसे चल रही है, कोई बल इस पे ऐसे लग रहा होगा जो इसको इधर ले जा रहा है, और उसी के आधार पर हम तय करेंगे इसका फॉर्मूला। माना कि यहां बनने वाला एंगल क्या है, F। अब एक वर्ड यहां पर आता है सदिश, वेक्टर, सब कई बार सुन चुके होंगे आप, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है सदिश के बारे में। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर जो होता है, एक दो वर्ड इंग्लिश के चलेंगे, वेक्टर जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो भाग होते हैं, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होता है, कभी सीधा प्रश्न आ जाए ध्यान रखिएगा, एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, और आपका हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। जो किसी भी वेक्टर का, मान लेते हैं कि यहां पर आपने एक फोर्स लगाया F, F एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर है, और इसके दो कंपोनेंट किए जाएंगे, तो इस F यानी कि फोर्स का जो हॉरिजेंटल है यानी कि क्षैतिज वाला कंपोनेंट होगा, वो बराबर होगा F cos थीटा के। बात समझ में आ गई? और अगर हम बात करेंगे वर्टिकल वाले की, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। जरा समझना बात को, क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि हमको इसको लिंक करना है और कार्य को समझेंगे। बात ये है यहां पर कि अगर ये फोर्स आपने ऐसे लगाया, फोर्स आप लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हैं, तो ये एंगल बना रहा है कितना, हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा। इस बल के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला कंपोनेंट कैसा है, वर्टिकल कंपोनेंट है ऊर्ध्वाधर वाला, और ये वाला कैसा है, ये है हॉरिजॉन्टल। इसलिए इसका जब कंपोनेंट करेंगे तो ये बराबर निकल के आता है F cos थीटा। बात समझिएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या है, F sin थीटा। जो वस्तु है कहां गति कर रही है, इधर गति कर रही है। अगर वस्तु इधर गति कर रही होगी तो ऐसे फोर्स जो लग रहा होगा उसी वजह से गति करेगी। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो एक्चुअली में F फोर्स नहीं लगता है, उसमें लगता है F cos थीटा। ये वाला केवल फोर्स लग रहा होता है। अब इसका न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है, छोटा सा लेकर के। यानी कहने का मतलब फोर्स इधर लग रहा है। अब ये वस्तु जिसका मास m था और ये गति भी इधर कर रही है, तो दूरी इसने तय कर ली, मान ली कितनी, s विस्थापन तय कर लिया। अभी आपने कहा कार्य बराबर क्या होता है, हमने कहा कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल, और बल कितना है, F cos थीटा।
और एफ कॉस थीटा बल है, विस्थापन कितना है, एस है, और इसी को हमने जब अरेंज किया तो आ गया एफ एस कॉस थीटा। ये आपका कार आएगा और इसके लिए डब्ल्यू बना दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो आपका कार निकल के आया एफ एस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कहाँ से आया था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, क्षैतिज कंपोनेंट था। अब जिनको ये भी नहीं आया, अचानक कैसे कह दोगे भैया एफ कॉस थीटा आ गया, कहाँ से आया होगा, तो उसके लिए थोड़ा समझ लीजिए क्यों आया है। जरूरत इसकी नहीं है बट मैं बता देता हूँ। अगर कोई ट्रायंगल अगर बना हुआ है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पढ़ ही रखा होगा, थीटा अगर ये दिया है और ये अगर एफ है, तो ये वाला अगर आप देखोगे इसे बेस कहें कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। और ये एफ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ अच्छा कॉस थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो बेस होगा और जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा एच। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेस की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, बेस बराबर जो होगा वो बराबर किसके होगा, एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि इस अगर ये एफ लग रहा है तो ये वाली वैल्यू कितनी बराबर होगी, ये एफ कॉस थीटा के बराबर होगी कि नहीं होगी। और यही कारण है कि जब ये 4 जा रहा था तो ये वाली वैल्यू निकल के आती है एफ कॉस थीटा। बहुत सारे लोग तो ये आया कहाँ से, तो इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो ध्यान रखिएगा एफ कॉस थीटा यहाँ से निकलता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री वाला ही यूज कर लेते हैं हम। जरूरत इसकी नहीं है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया एफ एस कॉस थीटा। तो अब एक्चुअली में हम वर्क का फॉर्मूला एफ एस नहीं करेंगे, एक्चुअली जब भी ध्यान रखना एफ एस कॉस थीटा का लिखेंगे। इतनी चीज आ गई है। समराइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने क्या क्या अभी तक सीखा, तो हमने कार्य में यहाँ पर एक चीज समझा, कार्य बराबर होता है सीधा सीधा बल गुणे विस्थापन। लेकिन जब हम यहाँ पर अगर कोई प्रश्न आ जाता है न्यूमेरिकल लगाने के लिए, तो हम कहते हैं कि कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये बल एवं विस्थापन के बीच का क्या है, एंगल है, विस्थापन के बीच का एंगल। थीटा क्या होगा, बल और विस्थापन के बीच का एंगल होगा, कोण होगा। ठीक है, और ये बल है और ये विस्थापन है। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। थोड़ी सी जानकारी आगे ले लेते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं जरा सा कि कार्य के बारे में, और कार्य कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है। तो पता चला कार्य एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अच्छा, कार्य एक अदिश राशि है। अब इस पे डिटेलिंग में जाना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, वरना मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अदिश राशि क्यों है, बट उसकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं आपको बस इतना दे रहा हूं। बस ये जानकारी ले दे दूं, कार्य जो है, क्योंकि आपके माइंड में तो ये आना चाहिए ना कि यार बल तो एक सदिश राशि थी, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो कार्य को भी सदिश होना चाहिए। लेकिन बल और विस्थापन जब जो वेक्टर होता है, सदिश होता है, उसके दो प्रकार से गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, दो प्रकार से मल्टीपल किया जा सकता है। एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि सदिश का गुणा, और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ये जो कार्य है ये एक डॉट प्रोडक्ट होता है बल एवं विस्थापन के बीच में, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक अदिश राशि देता है। बस इतनी सी जानकारी रख लीजिए, बाकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। कार्य के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कार्य के बारे में जब हम बात ही कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या है, एसआई मात्रक। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर हम जूल कहें, या आपको पता है बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बल का न्यूटन कर लेंगे। और विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का आपका मीटर, इसे आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि इसका सीजीएस कुछ मात्रक होता है क्या, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल होता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो जो बल है, सॉरी बल का बात कर रहे हैं, कार्य, कार्य जो है, कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। ये पूछा जा सकता है, अर्ग, अर्ग क्या है, कार्य की यूनिट है, कार्य का मात्रक है। और इसकी जगह पर और क्या लिख सकते हैं सीजीएस में। अच्छा ये बताओ, बल को सीजीएस में, एसआई में क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, लेकिन बल को सीजीएस में क्या लिखते थे, डाइन। तो हम इसकी डाइन लिख लेंगे, यानी डाइन हो गया, और मीटर की जगह में सेंटीमीटर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। यानी कि डाइन सेंटीमीटर जो ये हमारा है, ये आपका सीजीएस मात्रक कार्य का हो जाएगा। एक तो चीज हमने ये देखी। दूसरा नोट करते चलिएगा साथ में, क्योंकि थोड़ा फास्ट इसलिए रख रहे हैं चीजें क्लियर भी हो जाए, समय बहुत कम है और समय के अंदर चीजें कवर अप करनी है।
नोट हो गया है? चलो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम आपसे कहें कि ये बताइए कि कार्य में सीजीएस और एसआई के बीच कोई संबंध होता है क्या? अगर एग्जाम में आने की संभावना कार्य में होगी तो सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछ लेता है, सीधा सीधा प्रश्न है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, एसआई और सीजीएस में संबंध क्या है? किसमें? कार्य को लेकर के। कार्य को लेकर के एसआई और सीजीएस में संबंध क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो 1 जूल है, यानी कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होगा 10 टू दी पावर, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ शुद्ध बिल्कुल। 1 जूल बराबर होगा 10 टू दी पावर, क्या होगा बता सकता है कोई? 10 टू दी पावर 7। क्या होगा? इसको याद रखिएगा, 10 टू दी पावर 7 अर्ग। अर्ग किसकी यूनिट थी? सीजियस है। जूल किसकी है? एसआई है। तो ये रटा होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कहां से आ गया होगा ये, तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसी प्रकार बल में भी आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। बल में एसआई और सीजीएस का संबंध याद रखना। एसआई और सीजीएस में संबंध क्या होता है? तो बल में एसआई और सीजीएस में संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10 टू दी पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। अच्छा, इसको पहले समझा देता हूं, फिर हम यहां पर आ जाएंगे तो हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज क्या है? 1 न्यूटन। अच्छा, ये कैसे आया होगा प्रश्न में, दिमाग में माइंड में आता होगा? तो इससे आसान तो मुझे लगता है ब्रह्मांड में कुछ है नहीं। क्या है 1 न्यूटन बराबर? जरा देखते हैं। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं आपसे कहूँ 1 न्यूटन बराबर क्या लिखोगे, तो न्यूटन एसआई मात्रक होता था बल का, और न्यूटन की जगह में और कौन सा एसआई मात्रक था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था, क्योंकि द्रव्यमान गुणे त्वरण था, और द्रव्यमान का हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 किलोग्राम और उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 1 न्यूटन बराबर हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि 1 किलोग्राम को अगर हम लिखना चाहें किसमें? ग्राम में, तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3, यही तो लिखेंगे ग्राम। और 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सेकंड को लिखा रहने दीजिए। अच्छा बताइए, 10 की घाते 3 और 10 की घाते 2 बराबर 10 की घाते 5 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इधर कितना है? ग्राम है, सेंटीमीटर है, पर सेकंड स्क्वायर है, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये जो आपकी यूनिट है, क्या बल की आपको ये सीजीएस यूनिट नहीं दिख रही है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसकी जगह में क्या, अगर सीजीएस यूनिट है तो बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। तो क्या हम इसकी अब डाइन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। और इस प्रकार 1 न्यूटन बराबर आ जाता है 10 की घाते 5 डाइन। ये ध्यान रखिएगा, रिजल्ट आपको रटा होना चाहिए, बाकी कहानी तो केवल समझने के लिए, कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा, इसके बाद जरा यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये कैसे होता है। तो 1 जूल बराबर क्या लिखा जा सकता है? मैं आप जे लिख देता हूं। 1 जूल बराबर लिखा जा सकता है, कार बराबर क्या होता है? बल होता है गुणे विस्थापन। तो न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी पढ़ के आए न्यूटन मीटर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाई है, और हमने आपसे बताया कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? तो 10 की पावर 5 डाइन यहाँ लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका दिया गया है 1 मीटर, और 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घाते 2 सेंटीमीटर। अब ये 5 और 2 7 हो जाएंगे, 10 की घाते 7 बन जाएगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। डाइन सेंटीमीटर कार का कैसा मात्रक था? ये था आपका सीजीएस मात्रक, इसलिए इसकी जगह पर आप लिख सकते थे। और सीजीएस मात्रक एक अर्ग होता था, यानी कि 10 की घाते 7 अर्ग आपका फॉर्मूला बन जाएगा जाकर के। इस प्रकार 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्ग होता है। आसान बहुत है, एक बार आप चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर इच्छा हो, और न इच्छा हो तो हम आगे बढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा रिजल्ट आपको रटा होना चाहिए। इस प्रकार ये सीजीएस और एसआई का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अभी हमने कार के बारे में समझा था, कार का मात्रक समझा क्या होता है, कार का मात्रक के साथ साथ में कार कैसी राशि है, एंगल के टर्म पे क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एंगल का, तो हमें एंगल वाला वो भी क्लियर हो जाए बवाल, कि अगर कभी क्वेश्चन आएगा, और अब बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे अब देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मगर हम बात करते हैं क्वेश्चन के तहत। एक वस्तु पर एक वस्तु
10 न्यूटन का बल 60 डिग्री कोण के साथ लगाया जाता है एवं वस्तु द्वारा विस्थापन वस्तु द्वारा विस्थापन 10 मीटर किया जाता है। क्लियर? बताइए इसका कार्य क्या होगा। सीधा सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, कार्य क्या होगा। अब ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया तो इसमें यार कौन सी इतनी बड़ी तोप सिंह वाली पूछी गई बात। सीधा सीधा प्रश्न है, हम लगाएंगे फॉर्मूला, आंसर ले लेंगे। अपन को फॉर्मूला पता है, वर्क बराबर कार बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यार आपके पास बल तो सीधा सीधा दे दिया गया भैया, बल दिया गया कितने न्यूटन, 10 न्यूटन, या हमने 10 न्यूटन रख दिया। विस्थापन कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, 10 मीटर रख दिया हमने विस्थापन। कॉस थीटा दिया गया है, एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, और कॉस 60 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे जाकर के हम, कॉस 60 डिग्री। अब यार ये बच्चा बच्चा जानता है कि 60 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देता हूँ। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है, ये रटा होना चाहिए, कितनी होती है भैया, 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। क्लियर है? अब यहाँ कॉस 60 की वैल्यू पूछी गई है, तो यार ये तो सबको पता है, तो मैंने बताया कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ रख देंगे 1/2, तो 10 × 10 × 1/2, 2 से काटोगे 5 बचेगा, 5 × 10 करते हैं तो 50 आ जाता है। और क्योंकि कार्य है और सारी की सारी ये आपकी मीटर में लिखी गई है, न्यूटन में है, तो यहाँ लग जाएगा जूल। तो ध्यान रखिएगा, कई बार 50 तो निकाल लिया और आगे ऑप्शन में लगा अर्ग, हमने तुरंत हमारा आंसर, आगे बढ़ गए। यूनिट भी देखनी बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल का यूज किया जाता है, बहुत कठिन बिल्कुल नहीं आने वाला है, सामान्य सा एग्जाम में, तो उस तरीके से आपके साइंस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत भले पूछ ले आपको, लेकिन क्वेश्चन आपसे ज्यादा बहुत कठिन नहीं होंगे। फिर प्रैक्टिस के दौरान देख लेंगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये कार्य के बारे में था। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फिर प्रश्न बनता है कि कार्य के क्या प्रकार होते हैं क्या। जी हाँ, कार्य के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार होते हैं। कार्य 3 प्रकार का होता है। पहला जीरो वर्क, ठीक है, शून्य जिसे कहते हैं। फिर दूसरा आपका पॉजिटिव वर्क, धनात्मक जिसे कार्य कहा जाएगा, और निगेटिव वर्क। क्लियर है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब बात समझते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में। तो बात ये आती है कि भैया क्या होता है, तो हम एक एक शुरू करते हैं, एक एक के बारे में समझना शुरू करते हैं, और थोड़ा सा इसमें बनाते चलिएगा मेरे साथी, अगर आप लिख रहे होंगे, वरना आपके लिए फिर टाइम लगेगा। माना कि कोई वर्ग, पॉजिटिव वर्ग, धनात्मक वर्ग कब कहलाएगा, किस कंडीशन में किया क्या कार्य आपका धनात्मक होगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक ये वस्तु है, ठीक है, इससे आसान हो जाएगा समझना, बहुत आसान है। इस वस्तु पर, इस वस्तु पर क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। हम बात किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ग की पहले बात कर रहे हैं। बल इधर लग रहा है और वस्तु के द्वारा विस्थापन भी किया जा रहा है, किस दिशा में, उसी दिशा में। विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, बल इधर लग रहा है। तो आप सोच रहे हो जिधर बल लगाओ उधर ही तो होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, और आप विस्थापन कर रहे हैं। तो यहां पर आप बात कर रहे हैं सिंपल सी अभी हम, कि जिस दिशा में फोर्स लगता है अगर विस्थापन उसी की दिशा में हो रहा हो, ऐसे कार्य को कहा जाएगा धनात्मक कार्य। यानी कि एक लाइन में अगर हम आपसे कहना चाहें तो आप ये लिखेंगे, जब 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 जब
यस, वस्तु पर वस्तु पर वस्तु पर बल लगाया गया हो तो बल एवं विस्थापन की दिशा समान होती है। तो भैया वो आपका जो कार्य है वो धनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव वर्क कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। When we applied a force on an object and the displacement, direction of displacement and the force both are same, then it is called positive work। सिंपल भाषा है कि जब विस्थापन और दोनों के द्वारा आपका सेम समान होगा। तो प्रश्न में क्या होगा, आपसे अगर धनात्मक वर्क पूछा गया या आपसे कह दिया जाता है कि जब वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो ऐसे कार्य को कहा जाएगा। 4 ऑप्शन पड़े होंगे, उनमें से आपका पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, निगेटिव, इस तरीके ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार आपसे कहा जाएगा ये धनात्मक वर्क कार्य है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो धनात्मक के लिए कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन तक लगाया गया कार्य हमेशा धनात्मक होगा। तो एक दूसरा तरीका भी इसको समझने के लिए है, और वो तरीका क्या समझने के लिए है, यदि किसी भी बल इस पर, मान लेते हैं आपने फोर्स ऐसे लगाया, एंगल पे लगाया, किसी एंगल पर कोण पे लगा दिया। अब क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि क्या हम एंगल के आधार पर भी कार्य को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कार्य को डिफाइन एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर किया जाता है। यदि कोण जो है थीटा, मान लेते हैं कोण क्या है थीटा, विस्थापन एवं बल के बीच बनने वाला एंगल थीटा है, इस थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी हो एवं 90 डिग्री से कम होगी, लेस देन 90 डिग्री, ऐसी कंडीशन पर जो विस्थापन होता है वो विस्थापन आपका, सॉरी, ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वो कार्य आपका धनात्मक कार्य होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर किसी वस्तु पे आपने बल लगाया, आपने एंगल ले लिया 30 डिग्री, आपने एंगल ले लिया 45 डिग्री, आपने एंगल ले लिया 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, 90 नहीं लेना है, 90 से लेस और 0 और 0 के बीच में अगर एंगल पे फोर्स लगाया जाएगा तो उस कंडीशन पे जो बनने वाला जो होगा आपका वो बल आपका धनात्मक बल होगा। तो कई बार ऑप्शन आपके एंगल के आधार पर देते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है एंगल वाला, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में आप क्लियर क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉस अगर आपने पढ़ा है तो 0 से 90 के बीच में सदैव धनात्मक होता है, और यही कारण है जब कॉस धनात्मक होगा तो दिशा तय करेगा वो जाकर के धनात्मक हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो चुका है, पॉजिटिव वर्क क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं पॉजिटिव वर्क हमारा क्लियर हो चुका है, तो जरा जीरो वर्क में जरा समझ लेते हैं। अक्सर आप एक सुनते होंगे, जैसे कुली का एग्जांपल आपने सुना होगा, इसके पहले भी कुली जो होता है जो रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड में होता है, वो आप इतनी मेहनत करता है। एक मूवी आ चुकी है अमिताभ बच्चन की, वो भी कुली की मूवी है, तो उसके बेचारे के चोट भी लग गई थी ऐसे उस मूवी के दौरान में, और वो मूवी आज भी जब भी टीवी में आती है तो कुछ सेकंड के लिए उस पॉइंट पे रुकती है वो आकर के। तो काफी दिन बाद जब सीन शुरू किया गया था तो मैचिंग के दौरान मिक्स किया गया। मामला क्या है, कुली के द्वारा कहते हैं किया गया कार्य नहीं होता। वो कह रहा साइंस कहता है ये कार्य नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानता, वो इसलिए मानता क्योंकि जीरो वर्क में शामिल होता है। अब कंडीशन क्या है, कहता है कि यदि जीरो वर्क कब कहा जाएगा, जीरो कार्य कब कहा जाएगा, यदि बल यानी किसी भी वस्तु पर जो बल लगाया गया है फोर्स, और जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन होगा उसका उसका जो विस्थापन हो रहा है एस, ये दोनों एक दूसरे कैसे लंबवत हैं। अगर इसकी भाषा में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बल एवं विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ऐसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य जीरो कार्य कहलाता है, शून्य कार्य कहलाता है, जीरो वर्क कहलाता है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो बल है एवं आपका विस्थापन जो है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत अगर होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर लंबवत होते हैं तो फिर आपका इन दोनों के मामले में जो कार्य होगा वो जीरो होगा हमेशा। अब कुली वाले मामले में कुली चल कैसे रहा है, ऐसे चल रहा है। एक कुली है भाई साहब, ये मान लेते हैं कुली भाई साहब हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे ही है, ये चल ऐसे रहे हैं, विस्थापन ऐसे हो रहा है। सामान अपने सर में ऐसे रखे हुए हैं, एक बॉक्स बना करके रखा हुआ है, अब बॉक्स को ढोते हुए जा रहे हैं। बॉक्स का वेट है, वेट का जो लगता है फोर्स किधर लगता है, हमेशा नीचे लगेगा, वेट हमेशा नीचे लगता है। यानी कि बल इधर लग रहा है
चल इधर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं, और लंबवत होने की वजह से ऐसी कंडीशन पे कहा गया कि कुली के द्वारा किया गया कार्य कैसा कार्य है, जीरो कार्य है। दैट वाज सिंपल। एंगल के टर्म पे कैसे बात कर लें, तो एंगल के टर्म में 2 सेकंड में समझ लेते हैं क्या है, बहुत ही आसान है। एंगल के टर्म पे कैसे होगा, तो जीरो कार्य में ही एंगल के टर्म पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, अगर फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, बल एवं विस्थापन जो है, इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कैसा हो, सीधा सीधा, न कम न ज्यादा, 90 डिग्री। यदि बल एवं विस्थापन के बीच में जो कोण है वो बनने वाला कोण 90 डिग्री है, ऐसी कंडीशन पे जो आपका कार्य होगा वो सदैव जीरो होगा। और क्यों होता है, क्योंकि हमें कॉस, फॉर्मूले में आपने देखा है ना कि आपने यूज किया था वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप यहां रखेंगे कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। और जब जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसीलिए वर्क बराबर भी क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए कार्य जीरो हो जाता है। तो अगर आप एंगल के टर्म में बात कर रहे हो, और मजे की बात है इसमें भी तो 90 डिग्री ही बन रहा था, लेकिन भाषा इसकी दूसरी है और इसकी दूसरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर थीटा हमारा जो है 90 डिग्री होगा तो cos 90 वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस स्थिति में जो कार्य है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरा जो है निगेटिव वर्ग समझ लेते हैं। ऋणात्मक कार्य, निगेटिव वर्ग किसे कहा जाता है, तो बहुत आसान, यदि कोई वस्तु है, इस वस्तु पर फोर्स लगाया गया, फोर्स की दिशा आपकी मान लेते ये वस्तु है, फोर्स की दिशा आपकी इस दिशा में है, यानी कि फोर्स ऐसे लगाया गया, लेकिन वस्तु का विस्थापन इसके विपरीत दिशा में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है। वो तो खैर शिफ्ट ही नहीं होती ना, वो तो जीरो वर्क होगा। दीवार पे लगाया गया वर्क जीरो है, या तो सुपरमैन हो जाए हम लोग, मारे मुख का पूरा दीवाली वाला अलग हो चुकी है, ऐसी कंडीशन पे क्या हो गया, अभी ध्वंस हो चुका है। वरना वो दीवार पे आप कितना ही मारते रहिए मुख का। देखिए मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ जरा, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एग्जांपल से आ जाते हैं, एक दो एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे भैया जी आपने अभी पूछा कि यहाँ पर जो कार्य है, आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं और दीवार में फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसका विस्थापन कितना है, जीरो है, मूव नहीं कर रही है, और विस्थापन जीरो होगा तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो कार्य क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। सीधा सीधा है, क्लियर है। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा ये जो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, क्या बनता है, यदि कोई वस्तु, एक वस्तु है और वो वस्तु किस पाथ में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पथ में घूम रही है, अगर अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी जीरो होता है। और उसका कारण क्या है, जरा कारण देख लीजिए आप चाहे तो। कारण उसका क्या होता है कि जैसे कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसे कोई वस्तु मान लेते हैं इस पॉइंट पे ऐसे घूम रहा है वस्तु, अब होता क्या है कि हर पल सेंटर के द्वारा एक बल लगाया जाता है इस पे, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके द्वारा क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा, वस्तु की दिशा क्या होती है, हमेशा उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट से तय की जाती है। टेंजेंट ऐसे जाएगा और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री एंगल बनेगा, जैसे एंगल 90 डिग्री का बना, वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही कारण है सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। इसी का दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अगर कोई सैटेलाइट लगातार घूम रही है, सैटेलाइट जो आपकी स्पेस में घूम रही है लगातार सर्कुलर वृत्ताकार पथ में, तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके द्वारा भी किया गया कार्य जीरो होता है। और कार्य जीरो होगा इसीलिए ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, और वो लगातार उसी पथ में लगातार घूम रही है सैटेलाइट, ये भी इसी पर तय करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपना निगेटिव वर्क पे। तो हम निगेटिव वर्क की जो कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, वो निगेटिव वर्क की कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका निगेटिव वर्क है, तो हमने कहा किसी वस्तु पे आपने क्या लगाया, बल लगाया। अब उस वस्तु पे आपने बल लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। बल एवं विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है, विपरीत दिशाएं हैं, तो ऐसी कंडीशन पर जो किया गया कार्य है वो कहलाता है आपका निगेटिव वर्क यानी कि ऋणात्मक कार्य। निगेटिव वर्क, अच्छा ये तो हो गया विस्थापन के टर्म में। अच्छा
अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स तो क्लियर कट है, फ्रिक्शन फोर्स आप चल रहे हो उसके विपरीत दिशा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप विस्थापन तो कर ही रहे हो। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये आपके द्वारा किया गया कार्य जो है फ्रिक्शन फोर्स की तुलना में क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एंगल के टर्म में अगर हम बात करें इसको एंगल के टर्म में अगर हम बात करें, एंगल के टर्म में अगर आप बात करते हो तो अगर थीटा जो है, थीटा यानी कि एंगल किसका, बल एवं विस्थापन के बीच वाला एंगल की बात ही कर रहे हैं। अगर जो थीटा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री, और लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री, ऐसी स्थिति पे किया गया जो कार्य होगा वो कार्य आपका कहलाएगा ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, 180 बराबर 180। अब देखिए ना कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, इसलिए cos 180 की वैल्यू भी आपको रटी हो ज्यादा बेटर रहता है। cos 180 वैल्यू -1 होती है, और अगर आप डालोगे तो सबसे अधिक ऋणात्मक कार्य किस पे होगा ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक ऋणात्मक कार्य, ये समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से 3 चीजें निकाल लेते हैं कार्य के बारे में। अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर रखा है यहाँ पे, कार्य की कंडीशन देखेंगे, इस वाली कंडीशन पे कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक। इस वाली कंडीशन में कार्य 0 हो जाएगा क्योंकि दिख ही रहा 0, और इस वाली कंडीशन पे कार्य सबसे न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि cos 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी -1, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 की वैल्यू 1, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 0। और फॉर्मूले पे जब रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमारा कार्य समाप्त हो जाता है, और कार्य की इतनी पूरी यात्रा थी। आई थिंक ये चीजें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे चाहे तो बात कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, कार्य काफी लंबा था, मैंने आपको पहले बताया था कि कार्य के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, तो कार्य में कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसमें हमने कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहली चीज आपको कार्य में जो आपका है बल और विस्थापन की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। क्या है बल विस्थापन में आपका देखा जाए तो रियल जो फॉर्मूला है F/s cos थीटा फॉर्मूला होता है, cos थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद थीटा क्या है, ये एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बीच का एंगल होता है, और ये विस्थापन का एंगल है कौन सा कंपोनेंट है, इसलिए हमने थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर ली थी इनके बारे में। अगर कभी प्रश्न आए तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। आपके 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला होता है F cos थीटा, वर्टिकल वाला होता है F sin थीटा। और वेक्टर कंडीशन होती है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये सदिश कंपोनेंट थे। ये निकला कैसे था, फिर हमने इसकी चर्चा की थी थोड़ी सी। फिर हमने इसके बाद देखा था कि ये आपका फॉर्मूला बना जाकर के, और इसकी यूनिट क्या है, जूल होती है, SI यूनिट आपकी कार्य की, साथ साथ में न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। कार्य की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, और इसे डाइन सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। कार्य एक अदिश राशि होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने ये देखा कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो कार्य के सीजीएस और SI में रिलेशन होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁻7। बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए, परमानेंस में कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इसी प्रकार क्योंकि हम ये बात ही कर रहे थे तो अचानक हमें ध्यान आया कि बल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बल में SI और सीजीएस में होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, और फिर हम यहाँ पर देख रहे थे कि कैसे ये आपका आता है, तो वो आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ फिर हमने देखने लगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसका एक न्यूमेरिकल किया था, और इसी दौरान आपको एक 90 तक ही नहीं, cos 0 से लेकर के आपका 180 तक की सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। शायद आपको याद होंगी 180 तक, नहीं याद होगी तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 0 की जो वैल्यू है, फिर उसके बाद आपकी 30 डिग्री की वैल्यू जो है, 60 डिग्री की वैल्यू है, 90 की वैल्यू जो है, 120 की वैल्यू है, फिर कौन सा होता है 135 होता है, फिर 150 होता है, और 180 होता है। 90 की जो वैल्यू है, कॉस की जो आपकी 60 की होगी वही 120 की होगी, बस निगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगी, ये निगेटिव हो जाएगी। जो 30 की होगी ये पॉजिटिव रहेगी, सॉरी एक 45 भी चला गया है, माफ कीजिएगा, ये अनजान गलती है, इसे भूल कर की गई गलती नहीं कहा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री और 135 डिग्री, फिर देखिए एरो बहुत जल्दी जा रहा है, 135, इसके बाद 30 से लेकर के 150 और 0 से 90। अब मुद्दा क्या है, जैसे कॉस की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसी प्रकार आपकी 180 की वैल्यू -1,
cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो भैया cos 30 बराबर हो जाएगा 150 माइनस √3/2। cos 45 वैल्यू होती है 1/2, तो cos 35 वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 180 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2, और माइनस का लग जाएगा आपका जा करके, और इसी प्रकार cos 90 वैल्यू हो जाएगी 0, और ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे थोड़ा सा हमने फिर देखा था इनके बारे में। कार्य के प्रकार जो थे, 0 वर्ग कहलाता है जब आपका बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, या एंगल के टर्म में बात करें तो 0 डिग्री हो। वृत्ताकार या सेटेलाइट, ये दो एग्जाम्पल बहुत फेमस होते हैं, और इसी को लिंक करे रहिएगा, अगर एग्जाम्पल होगा तो क्लियर हो जाएगा। धनात्मक वर्ग में आपका बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर एंगल की बात करेंगे तो 0 डिग्री को शामिल किया गया। कहां हम फंस सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट, यहाँ बराबर का साइन ना लगा हो शायद, यानी कि 0 भी शामिल होगा धनात्मक में, ये ध्यान रखना होता है। 0 और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री में बराबर ना लगाओ, ये ध्यान रखिए, गलती वहां पर कंफ्यूजन होगा कि इसमें हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 90 वाला तो 0 में चला गया। सिर्फ इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। फिर हमने यहाँ पर बात किया ऋणात्मक बल के बारे में, और निगेटिव जो वर्क हमारा है उसमें बात करते हैं कि जहां पर बल लगाया गया उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा होगा तो वो निगेटिव फोर्स कहलाएगा हमारा, ऐसी कंडीशन कहलाती है। और साथ ही साथ आपका एंगल के टर्म में बात करेंगे तो थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम या उसके बराबर होता है तो निगेटिव वर्क कहलाता है। इस प्रकार हमारा कार्य का जो टॉपिक है थ्योरी वाला लगभग कंप्लीट हो जाता है। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो न्यूमेरिकल आएगा, या इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं में से प्रश्न आएगा, बाहर से बनने की संभावना नहीं होती है इस एग्जाम के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो मुझे लगता है कार्य के बारे में यहाँ तक पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।